आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, यह टॉपिक क्या है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों -q प्लस q से मिलकर बना है। द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के केंद्र वो से दूरी r है। हमें इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना एक निकाय होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं और द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है। देखिए, यहाँ डायग्राम में दो आवेश हैं। एक आवेश आपका बिंदु ए पर रखा हुआ है, दूसरा आवेश है बिंदु बी पर। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। देखिए, इस वाले आवेश का परिमाण कितना है? Q। दूसरे वाले आवेश का भी परिमाण Q है, किंतु इनकी प्रकृति विपरीत है। जो आवेश बिंदु ए पर रखा है वो ऋणात्मक है और जो आवेश बिंदु बी पर रखा है वो धनात्मक है। केवल इनकी प्रकृति विपरीत है, लेकिन परिमाण में समान है दोनों आवेश। मतलब दोनों आवेश क्या हैं? समान परिमाण के हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तब इन दो आवेशों से मिलकर बने निकाय को हम लोग बोल देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और देखिए, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। और यहाँ जो आपका पॉइंट वो है द्विध्रुव का केंद्र। यानी जो बिंदु वो है, इसे द्विध्रुव का केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? 2l होती है। और एक बिंदु P है हमारा, जो कहाँ स्थित है? द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। देखिए, ये पॉइंट P आपका द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है और इस बिंदु P की जो दूरी है कहाँ से? द्विध्रुव के केंद्र से। द्विध्रुव का केंद्र क्या है हमारा? वो, यानी पॉइंट वो से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है? r। हमें इसी बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी का मान पता होना चाहिए। देखिए, बिंदु ए से बिंदु P की दूरी कितनी है? कहाँ से? बिंदु ए से। बिंदु ए आपका यहाँ है और बिंदु P आपका कहाँ है? यहाँ है। तो बिंदु ए से बिंदु P के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो कितना होगा? देखिए, यहाँ से यानी पॉइंट वो से पॉइंट P की दूरी है r, लेकिन हमें बिंदु P की दूरी कहाँ से लेनी है? बिंदु ए से, यानी यहाँ से। अगर ये वाली दूरी आपकी r है और ये वाली दूरी l होगी, यानी ये से वो की दूरी, वो मतलब द्विध्रुव का जो केंद्र है, वो दूरी कितनी है? l है। तो बिंदु ए से बिंदु P की दूरी हो जाएगी l प्लस r। देखिए, बिंदु B से बिंदु P की दूरी कहाँ से? बिंदु B से। और बिंदु B आपका है कहाँ भाई? बिंदु B आपका यहाँ है। तो बिंदु B से अगर हमें बिंदु P की दूरी, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर हमें चाहिए, तो जो
पॉइंट वो से जो इसका डिस्टेंस है जो आर है, आर में से हमें इतना डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये वाला डिस्टेंस आपका अगर माइनस कर दिया जाए आर में से तो क्या होगा, हमें बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी मिल जाएगी। और बिंदु वो से बिंदु बी की दूरी कितनी है, स्मॉल एल, यानी इस वाले दूरी को घटा देंगे आर में से, तो बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी हो जाएगी हमारी आर माइनस यल। तो हमें क्या पता चला कि बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी कितनी है, यहाँ से बिंदु पी की दूरी है आर प्लस यल। और जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी कितनी है, आर माइनस यल, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर माइनस यल। अब देखिए, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश जो माइनस क्यू आपका है कहाँ रखा हुआ है, रखा है बिंदु ए पर। तो बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसको हम क्या लिख लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से, लेकिन हम यहाँ सफिक्स में माइनस क्यू लिख दिए हैं। सफिक्स में माइनस क्यू क्यों लिखे, क्योंकि ये बता रहा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि भाई इसमें दो आवेश हैं तो कहने का मतलब कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ सफिक्स में क्या लिख दिया, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, बिंदु पी पर। तो क्या होगी, 1/4πε0 क्यू बटा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। देखिए आर प्लस यल का होल स्क्वायर हम काहे लिखे, क्यों, क्योंकि भाई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बिंदु आवेश के कारण, इसका व्यंजक होता है, यानी ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आर क्या है, यानी आर क्या है, बिंदु आवेश से उस पॉइंट की दूरी जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लेकिन हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, जो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और माइनस क्यू वाले आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है, बिंदु पी की दूरी है आर प्लस यल। तो आर जहाँ लिखा है, आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर प्लस यल, और आर का स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ आर प्लस यल का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्यों, आर प्लस यल क्या है, आर प्लस यल है माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी। अब देखिए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, 1/4πε0 क्यू बटा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होती है तो इसमें क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो इसकी दिशा किधर होगी भाई, हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो ऋणात्मक आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, उसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश की ओर। देखिए इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक निगेटिव चार्ज है, यानी ऋणात्मक आवेश है,
इस आवेश के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो भाई ऋणात्मक आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होती है? ऋणात्मक आवेश की ओर ही। किस ओर होता है? आवेश के ओर। तो जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण अगर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात करनी है तो इस बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी? इसी आवेश के डायरेक्शन में, यानी E माइनस क्यू की दिशा होगी ऋणात्मक आवेश की ओर। देखिए अब देखिए बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या निकालेंगे? जो बिंदु B पर जो आवेश रखा है आपका प्लस क्यू, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम क्या लिख लेते हैं? E सफिक्स में प्लस क्यू। यहाँ प्लस क्यू सफिक्स में हम इसलिए लिख लिए ताकि ये पता चले कि जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बिंदु P पर निकालेंगे तो क्या होगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि आर माइनस एल क्या है? आर माइनस एल है बिंदु P से प्लस क्यू आवेश की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? आर माइनस एल, तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और जो प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या होगी? आवेश से दूर की ओर होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी जो धनात्मक आवेश होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो क्या होता है? उस आवेश से लंबवत बाहर की ओर होता है। आवेश से कहा है बाहर की ओर होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आपका है, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज? जो पॉजिटिव चार्ज आपका रखा है बिंदु बी पर, कहाँ रखा है? बिंदु बी पर। इसके कारण अगर हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो पहला बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी दिशा होगी इस आवेश से बाहर की ओर, दूर की ओर, यानी आवेश से दूर की ओर होगी। और इसको क्या लिखेंगे? E प्लस क्यू। देखिए बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों की दिशाएं क्या है? परस्पर विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो ऋणात्मक आवेश है यानी जो माइनस क्यू है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा किधर की ओर है? ऋणात्मक आवेश की ओर, यानी इस डायरेक्शन में है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या है? बिंदु P से दूर की ओर है। यानी दोनों आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उनकी दिशाएं क्या हैं? परस्पर विपरीत हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि दोनों आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है जब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो इन दोनों आवेशों के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी? तो सबसे पहले हम लोग ध्यान यहाँ देते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दोनों आवेशों का परिमाण समान है, यानी इस वाले आवेश का भी परिमाण Q है और जो दूसरा वाला आवेश है पॉजिटिव चार्ज उसका भी परिमाण Q है, यानी केवल इन दोनों की प्रकृति विपरीत है, यानी दोनों का जब परिमाण समान है और केवल इन दोनों आवेशों की बिंदु P से दूरी अलग अलग है, यानी माइनस क्यू आवेश जो आपका है बिंदु P से ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन जो प्लस क्यू आवेश है
बिंदु P के ज़्यादा नज़दीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी E प्लस क्यू, इसका परिमाण क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी ये क्या होगा? इसका परिमाण ज़्यादा होगा ऋणात्मक आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उससे। क्योंकि ऋणात्मक आवेश भाई ज़्यादा दूरी पर, अगर दूरी ज़्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। अगर ऋणात्मक आवेश ज़्यादा दूर है बिंदु P से, तो ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है यानी E माइनस क्यू, इसका परिमाण क्या होगा? कम होगा। तो बिंदु P पर किस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश जो आपका है वो बिंदु P के ज़्यादा नज़दीक है। देखिए प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा है, तो बिंदु P के पास यही वाला आवेश क्या है? ज़्यादा पास है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो क्या होगा? इसका परिमाण भी ज़्यादा होगा। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसी प्लस क्यू वाले आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसी दिशा में होगी। चलिए अब देखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी है? सदिश राशि है, नहीं इसमें दिशा भी होता है। अगर हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है तो क्या करेंगे? जो प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे जो माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसको। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमें परिणामी चाहिए तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों ये क्या है? परस्पर विपरीत दिशा में है, यानी एक दूसरे से उल्टी दिशा में है। तो जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है? ज़्यादा है E प्लस क्यू, बड़ा है E प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश बिंदु P के ज़्यादा नज़दीक है। तो उसमें से घटा देंगे E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को, तो हमें क्या मिलेगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर यानी E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब देखिए इनका हम वैल्यू रखते हैं तो E इक्वल टू देखिए 1/4πε0 क्यू R माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी E प्लस क्यू के जगह पे हमने क्या लिख दिया? E प्लस क्यू बराबर देखिए क्या है? 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो उसको हमने क्या किया? यहाँ लिख दिया। फिर देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा था, कहाँ? यहाँ देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ हम लगा दिए। उसके बाद में E माइनस क्यू था, तो E माइनस क्यू के जगह पे हमने क्या लिख दिया? 1/4πε0 क्यू बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इन सभी में एक चीज़ हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों पदों में यानी इस वाले पद में और इस वाले पद में हमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? 1/4πε0 और ऊपर क्या? क्यू भी, यानी 1/4πε0 और क्यू को क्या कर रहे हैं हम? कॉमन ले रहे हैं। इन दोनों में से क्या कर रहे हैं? कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा यहाँ ऊपर से क्यू भी आपका निकल गया, तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे क्या था? R माइनस एल का होल स्क्वायर था, तो इसमें बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी ऊपर बचा 1, क्योंकि आपका Q निकल गया और 1/4πε0 भी निकल गया है कॉमन के रूप में, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर इसको सॉल्व करना है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, मतलब बटे में है, तो बटे में है भाई, तो इनका डिनोमिनेटर का मतलब हर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं? इनको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
तिरछा गुणा करेंगे यानी आर प्लस यल का होल स्क्वायर जो है, इसका गुणा हम क्या कर देंगे इसके ऊपर यानी 1 में, और आर माइनस यल का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है पहले वाले टर्म के नीचे, यानी जो आर माइनस यल का होल स्क्वायर है इसका गुणा हम क्या कर देंगे इस वाले 1 में। जब इसका गुणा 1 में करेंगे आर प्लस यल का होल स्क्वायर का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 में गुणा करोगे तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद में माइनस का चिन्ह बीच में लगा है तो माइनस का चिन्ह है, देखो यहाँ था तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में आर माइनस यल का जो होल स्क्वायर है इसका गुणा होगा ऊपर वाले -1 में, तो यहाँ हो गया आर माइनस यल का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा दोनों टर्म का यानी आर माइनस यल स्क्वायर का गुणा आर प्लस यल स्क्वायर में हो जाएगा, तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म तो कॉमन था बाहर था तो ऐसे लिख उतार लिए। अब देखिए जो हमारा लिखा है, क्या लिखा है आर प्लस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर जो लिखा है इसको हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो इसको समझ लो ये और इसको समझ लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये के जगह पे आर है तो हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे यल है तो हो जाएगा यल का स्क्वायर, और क्या होता है +2ab, तो +2 ये के जगह पे आर और बी के जगह पे यल है, तो यानी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl। तो हमने इस क्या किया इसको ओपन कर लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। उसके बाद में फिर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या था आर माइनस यल का, देखिए आर माइनस यल का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये के जगह पे क्या है, ए के जगह पे आर है तो हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे यल है तो हो जाएगा यल का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। -2ab होता तो -2 ये के जगह पे आर है और बी के जगह पे यल, तो -2rl हो गया, यानी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर -2rl। तो यही क्या किए लिख दिए यहाँ, ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर -2rl। अब देखिए अच्छा, नीचे जो हमारा लिखा है आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। कैसे, हमारा क्या था आर माइनस यल का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या था आर प्लस यल का होल स्क्वायर। देखिए क्या है दोनों टर्म का है गुणा में है और दोनों का पावर क्या है 2 है, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे मझला ब्रैकेट लगा लिए और यहाँ लिख लिए आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर लगा दिए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको और थोड़ा सरल करने के लिए हमने ऐसा कर लिया। और इसको किस नियम के तहत हमने किया, मतलब ये ऐसा क्यों किया गया, इसे एक फार्मूला होता है ये के पावर m गुणे बी के पावर m। अगर कहने का मतलब है दो टर्म गुणा में है और दोनों का पावर समान है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ये गुणा बी पूरे का पावर m। तो हमने भी वही किया, हमने भी क्या किया वही किया। देखिए यहाँ का था आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, तो हम क्या किए ब्रैकेट के अंदर लिख लिए आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल और क्या कर लिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिए, मतलब ये क्या हो जाएगा पूरे के ऊपर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हमारा क्या है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर
यहाँ देखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL, और इस ब्रैकेट के जस्ट पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है। देखिए ब्रैकेट के जस्ट पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी इस वाले ब्रैकेट को हम लोग जैसे ही ओपन करेंगे, अंदर वाले सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर आपका क्या है, प्लस में है, यल स्क्वायर भी आपका प्लस में है, और क्या है, -2RL। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा -R स्क्वायर, यल स्क्वायर की जगह पे -L स्क्वायर, और -2RL जो लिखा हो जाएगा इसके जगह पे +2RL। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, -R स्क्वायर -L स्क्वायर +2RL। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म पर ध्यान दीजिए। यहाँ आर स्क्वायर आपका प्लस में है और यहाँ आर स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म हो गया आपका कैंसल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ यल स्क्वायर आपका प्लस में है और यहाँ यल स्क्वायर आपका क्या है, माइनस में है, तो ये दोनों टर्म भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2RL। देखो ये प्लस का 2RL है, ये भी प्लस का 2RL है, तो क्या बचेगा हमारे पास 4RL, यानी दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर 4RL। किंतु हम नीचे वाले टर्म पे विचार करते हैं। नीचे क्या था, नीचे हमारा लिखा हुआ था एक ब्रैकेट में R-L, दूसरे ब्रैकेट में R+L, और पूरे का क्या है, पूरे का था स्क्वायर, मतलब अच्छा यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर जो दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं लग सेम टर्म है, केवल इसमें बीच का चिन्ह चेंज है। यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में का है प्लस है। तो ये किस फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है, अगर एक ब्रैकेट में लिखा है ये -B, देखिए तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये -B, अगर और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है A+B। ठीक, अगर एक ब्रैकेट में A-B है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, A+B, तो ये किस फार्मूले पर है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, यानी ये क्या है, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में A-B, दूसरे ब्रैकेट में A+B। तो ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आर को आप समझ लीजिए ये, और यल को समझ लीजिए बी। तो क्या हो गया है, एक ब्रैकेट में A-B, दूसरे ब्रैकेट में A+B, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये के जगह पे क्या है, ये के जगह पे है आपका आर, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, मतलब अंदर वाला जो टर्म है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और पूरे मझला ब्रैकेट लगाकर पूरे का क्या है, स्क्वायर है। देखिए तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारा बचा है क्या भाई, ऊपर बचा है 4RL, और नीचे हमारा क्या था, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कंडीशन पर हम लोग विचार करते हैं, यदि आर आपका क्या हो, बहुत बड़ा हो, बहुत अधिक हो, आर का वैल्यू क्या हो, बहुत अधिक हो, किससे, यल से, तो आर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यल स्क्वायर से, यल के स्क्वायर से क्या होगा, बहुत और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर को की तुलना में, आर स्क्वायर के कंपेयर में यल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग नगण्य ना के बराबर मान सकते हैं। यानी जो यल स्क्वायर है, जब इसका वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर से क्या है, बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा अगर इसका वैल्यू, तो हम यल स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। तो नीचे जो हमारा लिखा हुआ है, क्या नीचे लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब जो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का पूरे का है स्क्वायर, यही जो लिखा हुआ है, जब हम यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, जीरो के बराबर, ना के बराबर मान लेंगे,
तो क्या रख देंगे उसके जगह पे, एल स्क्वायर की जगह पे शून्य रख देंगे और क्या पूरे का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में से जब जीरो माइनस करोगे तो आर स्क्वायर ही होगा आपका, और आर स्क्वायर है और यहाँ का है पूरे का स्क्वायर। तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ देखो दोनों पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर का पावर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? आर का पावर 4। और ऊपर हमारा क्या है? ऊपर हमारा है 4 RL। देखिए ऊपर हमारा 4 RL है। अब क्यू को क्या ले लेते हैं? हम अंदर ले लेते हैं। किसको? भाई ब्रैकेट के बाहर जो हमारा यहाँ क्यू लिखा हुआ है, क्यू का गुणा कर लेते हैं अंदर। तो अंदर 4 RL था तो हो जाएगा 4 QRL। ब्रैकेट के यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारा 4 QRL, और नीचे क्या हो गया? आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर के पावर 4। आर के पावर 4। तो यहाँ एक ध्यान दीजिए, जब हम क्यू का अंदर गुणा किए तो हमें मिला 4 QRL, क्योंकि 4 RL पहले से था, जब क्यू अंदर आया तो 4 QRL हो गया। और 4 QRL जो है अंदर जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 × 2 के रूप में। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। और QRL तो हमारे पास है, ये है यानी QLR। इसको गुणा में है आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन हम चलो इसे लिख लिए। जो 2QL होता है, 2QL ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। यानी जो हमारा यहाँ 2QL लिखा है इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? P, क्योंकि P बराबर होता है 2QL। तो जो 2QL है इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया? P। और यहाँ गुणे में R है और नीचे है R का पावर 4। तो इससे क्या होगा? R ऊपर है और नीचे R का पावर 4 है, तो क्या होगा? एक नीचे बचेगा आपका R³ R³ बचेगा, क्योंकि एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे हमारा क्या होगा? R³। ऊपर वाले R से ये एक R कैंसिल हो गया। अच्छा देखिए कैंसिल कैसे किए हम इसको, अगर ना समझ में आ रहा हो तो देख लो। जैसे ऊपर एक R हमारा बचा हुआ था, नीचे क्या था? R का पावर 4। तो R जो हमारा ऊपर है और नीचे, सॉरी, जो नीचे R का पावर 4 है इसको लिख सकते हैं R का पावर 3 × R। तो भाई R का पावर 3 × R, तो ऊपर वाले R से इस R को काट दिए तो नीचे हमारा क्या बचेगा? R का पावर 3, यानी R³ बचेगा हमारा। ठीक, तो नीचे हमें क्या मिला भाई? नीचे मिला R³। तो हमें क्या मिला? E = 1/4πε0 2। देखिए यहाँ जो आगे 2 लिखा था यही वाला 2 है, और 2QL के जगह पे हम P लिख दिए हैं, यहाँ वेक्टर P। और ये R था हमारा गुणे में, और R के पावर 4 के जगह पे हमने R³ × R लिख दिया। तो इस वाले R से इस वाले R को काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? E = 1/4πε0 2P/R³। 2P/R³। यहाँ P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? E = 1/4πε0 2P/R³।